कहानी की शुरुआत में ही हमें ड्रामे के हीरो जू को दिखाया जाता है, जिसे कि मॉम ने टेंपल में प्रे करने के लिए बुलाया था। उसका हैंड जैसे इसकी स्टेप सिस्टर रेंची से टकराता है तो उसे रात का सीन याद आ जाता है कि कैसे ये बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया था एंड उसके मना करने के बावजूद भी दोनों ने नाइट साथ में स्पेंड कर ली थी। ये तो कब से उसे लाइक करती आ रही थी, लेकिन अपनी इन फीलिंग्स का इजहार उसने कभी भी इसके सामने नहीं किया। डर रही होती है कि अगर मॉम को पता चल गया कि रात को इनके बीच क्या हो चुका है तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ही नाराज़ होना है, क्योंकि वो उनके इस रिश्ते को तो एक्सेप्ट नहीं करने वाली होती हैं। वो तो हमेशा यही कहती हैं कि दोनों बहन भाई हो और एक दूसरे को ऐसे ही ट्रीट किया करो। वो तो नाराज़ हो रही होती हैं कि तुम्हें मना किया था कि हॉस्पिटल में मॉम से मिलने के लिए नहीं जाना, फिर तुम क्यों गई थी। इनकी रेपुटेशन इसकी वजह से ख़राब हो सकती थी, इसलिए उसे मना करती रहती हैं कि हम तुम्हारी मॉम जो कि कोमा में है उसके मेडिकल एक्सपेंसेस जो भी हैं सारे बर्दाश्त कर रहे हैं, सो बेहतर यही रहेगा कि तुम उनसे दूर रहो। रेंची के पापा इस दुनिया में मौजूद नहीं थे। उन्होंने काफ़ी सारे काले करतूत किए थे कि एंड पे शर्मिंदगी में आकर उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। अब आखिर इस फैमिली ने उसे क्यों कर एडॉप्ट किया वो तो हमें आगे चल के ही मालूम होगा। अब यहाँ पे मॉम अपने बेटे से पूछ रही होती हैं कि वैसे तुम कब वापस लौटे और तुम लोगों की कब मुलाकात हुई। तो वो अपनी मॉम को बता देता है कि रात को ही हम दोनों एक दूसरे से मिले थे। मॉम ने इसके गर्दन पे स्क्रैचेस के निशान भी देख लिए थे तो पूछ लेती हैं कि ये सब क्या है, तो बस कह देता है कि फ्लाइज वगैरह थी, उन्होंने ही काटा है और कुछ नहीं। एंड देन अपनी मॉम को सारी बात बताने लगा था कि कैसे कल एक पार्टी में अचानक ही मेरी इससे मुलाकात हो गई थी। इसने डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हुआ था, उसमें विन किया था इसने, तो वहीं पे ही हम दोनों मिले थे। और तब तो इसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक भी कर ली थी वहाँ से वापसी पे, जो कि अपने कंट्रोल से बाहर हो चुका था। शायद कि जू भी इसे काफ़ी टाइम से पसंद करता आया था, तो इसलिए ड्रंक होने की वजह से उसे समझ नहीं आई, तो वो इसके साथ इंटीमेट हो गया। और यहाँ पे तो मॉम कह देती हैं कि इसे अपने साथ घर पे चलने को बोलने लगी थी, बट ये मना कर देती है कि नहीं, मैंने अपने डोरम वापस जाना है। ये घर पे नहीं रहती बल्कि हॉस्टल में ही रहती है। वो कह देता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। ये भी अब जू की गाड़ी में आके बैठ जाती है। अब वो इससे यही कहने लगा था कि वैसे तुम्हारा कुछ सामान रात को मेरे पास रह गया था, वो तुम लेना चाहो तो ले सकती हो। लेकिन ये शर्माती हुई वहाँ से भाग जाती है और यही भागने के चक्कर में इसके पाँव पे चोट भी लग गई थी। जू तो ये रिमेंबर कर रहा होता है कि कैसे जब ये स्कूल टाइम में पढ़ती थी तो अचानक ही आके इसने एक दिन उसे किस कर ली थी, मीन कि ये सीक्रेटली उसे पसंद करती थी। तब जू की आँख खुल गई थी तो रेंची वहाँ से भाग गई थी, बट वो तो ये जान गया था कि ये उसे पसंद करती ही आई थी। और उस दिन के बाद से ही इसने घर भी छोड़ दिया था, ये रहने के लिए हॉस्टल चली गई। और तभी से ही इसने भी अपना पक्का इरादा कर लिया था कि ये अगर शादी करेगा तो रेंची से करेगा, वरना किसी और से बिल्कुल नहीं। लेकिन इसके पेरेंट्स इसके बिल्कुल भी हक में नहीं होते हैं। नेक्स्ट सीन में अब हमें रेंची को हॉस्टल में ही दिखाया जाता है। इसकी रूममेट आती है वैन, जो कि जू को पसंद करती है और उसे मालूम था कि रात को इन दोनों की मुलाकात हुई है। वो वार्न करने के लिए आई थी कि तुम जू से दूर रहो, वरना फिर मुझसे अच्छा नहीं होगा। फिलहाल तो वैन को ये नहीं मालूम होता कि दोनों स्टेप सिबलिंग्स हैं। अचानक ही इसे घर से कॉल आ जाती है, मॉम खुद से मिलने के लिए इसे बुला रही थी कि तुमसे एक इम्पोर्टेंट काम है। और यहाँ पे ये सारी बातें तो जू भी बैठा सुन रहा होता है। वो मॉम से कह देता है कि इतनी भी क्या इमरजेंसी है, अगर वो नहीं आना चाहती है तो आप उसे मत बुलाएं। लेकिन नहीं, मॉम ने जो ठान लिया सो ठान लिया। जू ने तो रेंची के लिए हॉस्टल में ही एक ब्रांडेड बैग भिजवा दिया था एज अ गिफ्ट। और जैसे ही वैन की नज़र पड़ती है उस ब्रांडेड बैग पे तो वो इसे बहुत ही बातें सुनाने लगी थी कि लगता है कि तुमने बाहर शुगर डैडी बना लिया, जिसकी वजह से कि तुम्हें इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट मिल रहे हैं और क्या बात हो सकती है। और ये हैरान हो रही होती है कि ये गिफ्ट मुझे कौन दे सकता है, और किसी का नहीं तो जू का ही काम होगा। गाड़ी में बैठा जू सोच रहा होता है कि मॉम मेरी शादी करवाना चाहती हैं, बेहतर तो यही रहेगा कि जैसा वो कहती हैं मैं कर लूँ, वरना अगर उन्हें पता चल गया कि मैं रेंची को लाइक करने लगा हूँ तो उन्होंने तो हम दोनों को एक दूसरे से दूर कर ही देना है। तभी इसकी नज़र रेंची पे पड़ जाती है, जो कि घर में आ चुकी होती है एंड रिमेंबर करने लगी थी कि जब इसके पापा की डेथ हो गई थी, मॉम भी कोमा में चली गई थी, तो इसे यही जू फैमिली ही अडॉप्ट करने के लिए आई थी। क्योंकि एक दफ़ा कहीं उसके पापा ने जू के पापा की जान बचा दी थी, तो उसके बाद से ही
उन्होंने उन्हें रिपे करने का सोच लिया था। सो जानते थे कि ये इस दुनिया में अकेली रह गई है, तो उन्होंने इसे अडॉप्ट कर लिया एंड साथ ही साथ इसकी मॉम के जो भी एक्सपेंसेस थे उनकी सारी भरपाई करने के लिए भी तैयार हो गए थे। और फर्स्ट टाइम ही जब इसने देखा था जू को तो इसे उससे लव हो गया था, लेकिन ये बात छुपाई ही रखी। जू इसके पास आके इसे मेडिसिन दे रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि कल तुम्हारे पाँव पे चोट लग गई थी, ये अप्लाई कर लेना, लेकिन वो मना कर देती है एंड उसका बैग भी उसे वापस करने लगी थी कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। वो इसे पकड़ लेता है कि क्यों नहीं चाहिए, मैं तुम्हें दे ही सकता हूँ। ऊपर से एक लेडी आ जाती हैं, तो जिसकी वजह से कि ये बैग उसे पकड़ा था वो अंदर चला गया था कि मैंने जो एक दफ़ा चीज़ दे दी सो बस दे दी, मैं वापस लेने का आदी नहीं हूँ। मॉम ने तो काफ़ी सारी लड़कियों की फ़ोटोज़ जमा करके रखी होती हैं और इसे कह रही होती हैं कि तुम अपने भाई के लिए कोई लड़की तलाश कर लो, जो भी कहोगी उसी से ही शादी करवा लेंगे, यही बेहतर रहेगा इसके लिए भी। और ये अब कंफ्यूज हो रही होती है और तभी अचानक इसकी एक फ़ोटो पे नज़र पड़ती है, वो वैन की ही थी। ये उस फोटो को देख के सोचने लगती है कि वैसे वैन तो जू को पसंद भी करती है, कि क्यों ना यही उसके लिए बेहतर रहेगी। मॉम कह देती हैं कि नहीं नहीं, ये लड़की तो गोल्ड डिगर ही है, ये पता नहीं कहाँ से इसकी फ़ोटो आ गई, इसे मैं सिलेक्ट नहीं करने वाली हूँ अपनी बहू। लेकिन फ़ौरन से ही तभी हमारा हीरो कह देता है कि नहीं, जो कि ये कह रही है मैं उसी लड़की से शादी करूँगा, आप भी, मैं वरना के फिर शादी नहीं करने वाला हूँ, आपका जो भी फैसला है। मॉम फिर फ़ौरन से मान जाती हैं कि ठीक है, जैसा कि मेरे बेटे ने बोल दिया मैं भी वैसे ही करूँगी। इसके जाने के बाद तो वो इससे भी कह रही होती हैं कि इसके बाद अगला मैच ढूंढने की बारी तुम्हारी ही है। ये जैसे ही अपने कमरे में आई थी तो यहाँ पे एक वॉच वगैरह को देख रही होती है एंड रिमेंबर करती है कि ये उसके पापा ने इन दोनों बहन भाइयों को गिफ्ट किया था। मॉम तो कहने लगी थी कि ये तो कपल गिफ्ट्स हैं, आप इनको क्यों दे रहे हैं, और ये तो खुश हो गई थी लेके। फिर तभी ही डैड ने बात को संभाल लिया था कि कोई बात नहीं, दोनों सिबलिंग्स भी तो हैं, इन दोनों के गिफ्ट्स मैच हो गए तो इसमें क्या ही बड़ी बात हो सकती है। अब यही सारी बातें इसके दिमाग में चल रही थी कि ऊपर से जो इसके रूम में आधमकता है, ये काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि अगर मॉम ने देख लिया तो। वो तो जस्ट इसके पाँव पे मेडिसिन अप्लाई करने के लिए आया था कि मैं जानता हूँ कि तुमने खुद से तो लगानी नहीं है, तो बेहतर यही रहेगा कि मैं ही कर दूँ। ऊपर से मॉम इससे बात करने के लिए आना चाह रही होती हैं, ये फ़ौरन से मना कर देती है कि मॉम मैं ड्रेस चेंज कर रही हूँ, फ़िलहाल आप अंदर मत आएँ, तो वो भी नहीं आती हैं। यहाँ पे जैसे तैसे करके इसने बड़ी मुश्किलों से उन्हें रोक ही लिया। मॉम तो इसे एक लड़के के बारे में ही बता रही थी कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी उसके साथ ब्लाइंड डेट फिक्स कर दूँ, अच्छा ही रहेगा ना कि तुम भी अपना घर सेटल कर लोगी। और ये कह देती है कि चलें ठीक है मॉम, इस बारे में मैं आपसे कल बात करूँगी। और इसे ऐसा करने को तो जू नहीं बोला था। मॉम आप जैसे ही वहाँ से जाती हैं ये भी उसे धक्का दे देती है कि आप तो जाएं, अगर उन्होंने देख लिया होता ना पता नहीं हम दोनों का क्या ही बनना था। बाकी के बैग भी इसने वापस कर दिया था उसे कि मुझे ये आपका गिफ्ट बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसे संभाल के रखें। एंड ये कहने के बाद उसने इसे अपने रूम से ही बाहर निकाल दिया था। बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि वैसे तो ये मुझे पसंद करती थी, अब टर्न डाउन क्यों कर रही है, हालांकि मैंने बोला भी है कि हम दोनों पब्लिकली अपने इस रिश्ते को एक्सपोज कर लेते हैं, लेकिन ये मान ही नहीं रही। पता नहीं से अचानक हो तो हो क्या गया, क्या ये अब मुझे लाइक नहीं करती है। अब बाहरी जो की मुलाकात मॉम से हो गई थी। मॉम थोड़ी सी सस्पिशियस दिख रही होती हैं कि कहीं रेंची किसी और लड़के को तो पसंद नहीं करती है, इस बार में इन्वेस्टिगेट तो करना, क्योंकि जब भी मैं उसे ब्लाइंड डेट पे जाने को बोलती हूँ आगे से वो कोई ख़ास रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है। ये कह देता है कि देखिए ऐसी कोई भी बात नहीं है, जैसा कि आप समझ रही हैं, आप फ़िलहाल अगर वो शादी नहीं करना चाहती है तो उसे फोर्स मत करें। लेकिन मॉम कहाँ पीछे हटने वाली थी, ये तो कह देती हैं कि अभी उसे गुड मैच मिल सकता है, मैं चाहती हूँ कि जल्दी उसकी शादी हो जाए, अपने घर में सेटल हो जाए, सारा कुछ कर ले। हमारे यहाँ की लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है, मैं तो बस उसका एक अच्छा घर बनाना चाहती हूँ, बाकी तुम्हें उसके लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही समझती हूँ और उसके लिए एक अच्छा ही लड़का तलाश करूँगी। ये तो रणची को लेके बहुत ज़्यादा ही उदास दिख रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ, उसे पसंद भी करता है लेकिन वो आगे से है कि भाव खाई ही जा रही है। अपने किसी फ्रेंड से इसके बारे में बात कर रहा था। आज इसकी ब्लाइंड डेट फिक्स की हुई थी वैन के साथ, मॉम ने उसी से मिलने के लिए आया होता है और अचानक इसकी नज़र पड़ती है कि रेंची भी यहाँ पे मौजूद है। रेंची के खिलाफ तो वैन ने एक स्कैंडल बना के रख दिया था कि इसने शुगर डैडी बनाया हुआ है। ये गुस्सा करने के लिए आ जाती है कि ऐसे मेरे खिलाफ खामखा में रूमर्स फैलाने की तुम्हें क्या ज़रूरत है।
लेकिन वो मैडम तो अपनी ज़िद की पक्की ही होती हैं कि देख जो मैंने देखा मैंने वही बात कर दी ना, इतनी भी इनोसेंट नहीं हो तुम। इस बेचारी को काफ़ी ज़्यादा ही क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करती है। तभी अचानक ही इसे गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आती है। इसे मैसेज भी मिल गया था। अब ये मैडम तो अपनी बेस्टी को इस पे नज़र रखने का बोल के वहाँ से चली जाती है और उसकी बेस्टी जैसे ही अब रेंची को धक्का देती है, तभी ऊपर से आके हमारे हीरो ने उसे बचा लिया था। उसे देखते ही ये पहचान जाती है कि अरे मिस्टर जू, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ये तो उस पर काफ़ी ज़्यादा भड़कता है कि तुम्हारी इसे टच करने की हिम्मत भी कैसे हुई। नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा किया तो फिर देखना तुम्हारे साथ क्या हशर करूँगा। ये तो उसे कह देती है कि अपनी उस बेस्टी वैन को जाके बता देना कि मुझसे पंगे मत ले, आ रही है जो मेरे खिलाफ रूमर्स फैला रही है, इससे भी बाज आ जाए, वरना मैं वो करूँगी ना कि वो सारे ही याद रखेंगे। और इन दोनों के साथ में इस मैडम ने फ़ोटो बना ली थी कि मैं अभी वैन को दिखाती हूँ कि कैसे ये उसके मिस्टर को ही इधर सीड्यूस करने के चक्रों में है। इधर मोम को मालूम होता है कि जैसे अभी अभी होटल के रूम में तो जो बॉस हैं बॉसू वो किसी लड़की को लेके गया है। फिलहाल उन्हें ये नहीं मालूम होता कि वो कोई और नहीं बल्कि रेंची ही है। इसने रेंची को पकड़ के रखा होता है। ये कह रही होती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो। अचानक इसकी मोम की कॉल आ जाती है कि वो लड़की कौन है जो कि तुम्हारे साथ है, मैं अभी देखने के लिए आ रही हूँ, तुम्हारा वो हशर करूँगी ना कि देख लेना। मैंने कहा भी है कि एरी गैरी लड़कियों के साथ डेट नहीं करनी है तुमने, पर मेरी मजाल है कि तुम जो भी बात मान लो। अरे उसे कह रही होती है कि शायद कि किसी मीटिंग में बिजी होने की वजह से मेरा बेटा आज ब्लाइंड डेट पे नहीं आ पाया। वर्क को लेकर कहना कोई बात नहीं, अगली दफ़ा वैन तुम्हारी उससे मुलाकात हो ही जाएगी। आज के दिन के लिए उन्होंने इसे एक्सक्यूज़ कर लिया था और बाकी ये खुद ही अपने बेटे से निमटने के लिए जाने लगती है। ये कह रही होती है कि देखें आपके लिए तो मॉम ने यहाँ पे डेट का अरेंज किया था, तो आप मुझे क्यों इस रूम में लेके आ गया। मॉम को पता चल गया ना कि दोनों की शामत उनके हाथों आई जानी है, बट इसे कोई परवाह नहीं थी। तो उन्हें पता चलता है तो चलता रहे। खैर जैसे तैसे करके मॉम इस रूम में पहुंचती हैं, तब तक ये दोनों वहाँ से गायब हो चुके थे। कोई और ही कपल मौजूद होता है। मॉम थोड़ा बहुत जू पे एंग्री भी होती हैं कि ठीक है मैं उस लड़की को नहीं देख पाई हूँ जिसके साथ के तुम मौजूद थे, एक ना एक दिन मुझे पता चल ही जाना। देख लो तुम हमारी फैमिली का फ्यूचर हो, आइंदा के बाद ऐसी कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ही इसकी नज़र पड़ती है रेंची पे के जो अपना ड्रेस सेट करके आ गई थी। यहाँ से वापसी पे अचानक ही सामने से वैन से टकरा जाती है जो कि आते से थप्पड़ मार देती है कि तुम्हें क्या लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा कि कैसे मेरे मैन पे डोरे डाल रही थी। मुझे मेरी बेस्टी ने बता दिया था। इससे पहले कि मजीद बदतमीजी करने की कोशिश करती, ऊपर से जू आ जाता है जो कि कहने लगा था कि मेरी सिस्टर को टच करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, आइंदा के बाद ज़रा इसे परेशान तो करके दिखाना। अब थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है कि क्या ये उसकी सिस्टर थी और मैं समझ रही थी कि जैसे कि इनका कोई और रिलेशनशिप भी है। ओ नो, अगर इसने घर में जाके बता दिया कि मैंने क्या किया है तो कभी भी मेरी जू से शादी नहीं हो पाएगी। जू तो इसका हाथ पकड़ के सीधा गाड़ी में ही लेके आके बैठ गया था। वो तो अभी भी अपनी बात पे कायम होता है कि हम सबको बता देते हैं कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। मुझे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरी फैमिली क्या सोचती है, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये स्टिल मना कर रही होती है कि हमारे लिए यही बेहतर रहेगा कि हम ब्रदर एंड सिस्टर बन के ही रहें, इसके अलावा और कुछ नहीं। और ये कहने के बाद ही वहाँ से साइड पे चली जाती है और मन में सोच रही होती है कि जल्द अज जल्द मुझे अपने लिए जॉब तलाश करनी ही पड़ेगी ताकि जो फैमिली ने जो भी आज तक मेरी मॉम की केयर की एंड मेरी उनका डेब्ट है मुझ पे, मैं वो सारा कुछ चुका सकूं। अगले दिन मैन जैसे ही हॉस्टल में आती है तो देखती है कि सामने से तो इसका सामान भी नहीं पड़ा हुआ। अब इसे यही लगने लगा था कि अभी तक तो जू की मॉम की तरफ से भी कोई कॉल नहीं आई है, शायद उसकी उस फैमिली में इतनी इज्जत नहीं है, उसकी बात किसी ने भी नहीं मानी होगी। और फ़ौरन से ही कॉल मिलाती है जू की मॉम को कि आप नेक्स्ट ब्लाइंड डेट का अरेंज कब कर रही हैं। इसकी एक कंपनी में जॉब लग गई थी और आगे आके पता चलता है कि जिस पर्सन के साथ इनकी डील सेट होने वाली है वो कोई और नहीं बल्कि जू ही है। जू तो इसे साइड पे लेके चला जाता है कि हम प्रोजेक्ट की बात बाद में कर लेंगे और ऑफिस में ही हमें मॉम को दिखाया जाता है। यहाँ पे उन्होंने वैन को भी बुला लिया था कि आज तो पक्का तुम्हारी मुलाकात उससे करवा के ही रहूँगी। इधर इसने इसको पकड़ा हुआ होता है कि हाँ बताओ तुम्हें इतनी ज़्यादा मनी की क्यों ज़रूरत पड़ गई कि तुम्हें एक जॉब करनी पड़ी।
ऐसी भी क्या मजबूरी थी तुम्हारी। वो बता देती है कि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का एहसान सारी ज़िंदगी मुझ पे रहे। जब भी आप लोगों ने पैसे दिए हैं मैं वो सारे के सारे आपको लौटाना चाहती हूँ, और क्या। इधर मॉम को जल्दी होती है कि ऑफिस जाके देखूं तो सही कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। जब तक कि वो पहुंचती हैं तब तक ये दोनों साइड पे हो चुके थे एंड बता देते हैं कि कैसे रणची की जॉब लग गई है एंड एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में ही बात करने के लिए आए थे। मॉम को अब जैसे एक और सरप्राइज मिलता है कि वेन और रेंची दोनों एक दूसरे को जानती हैं, मीन के रूममेट्स रह चुकी हैं। अब उनको तो यही लगने लगा था कि जैसे हो ना हो पहले से ही जू वेन को पसंद करता है, और ये तो आगे से रेंची को ही फिर कर रहा था ताकि मुझे कभी भी इस बात का पता ना चले। जैसे इस बारे में डिस्कशन कर रही होती हैं वो भी कह देते हैं कि हाँ बिल्कुल मोम, आप भी सही समझिए। वो तो यही चाहता है कि मोम को कभी भी रेंची पे शक ना पड़े, वरना ऐसे खामखा में उसको डांटती ही रहेंगी। रेंची के माइंड में सिर्फ और सिर्फ जू की बातें ही चल रही होती हैं, जिसने कहा था कि एक न एक दिन सबको सच्चाई का पता चल ही जाना है। अगर अब हम सबको बता दें तो उसमें मसला ही क्या है, लेकिन ये साफ मना कर रही थी। इसके पीछे पीछे वैन भी आ जाती है और उसे इस बात का तो अंदाज़ा हो गया था कि जू फैमिली में इसे कोई भी अच्छा नहीं समझता है। ये जितनी कोशिश कर लेगी मेरा तो जू के साथ रिश्ता बन के ही रहेगा। और फिर इसे जू से दूर रहने को ही बोलने लगी थी कि हमारे बीच में दरार डालने की ज़रा भी कोशिश मत करना। अब जैसे ये ऑफिस वापस आती है तो सामने से जो वैन सूप लिए फिर रही थी, हमारा हीरो उसी को ही टेस्ट कर रहा था। इसे जेलिसी होती है कि ऊपर ऊपर से कहता है कि मुझे पसंद करता है, बट दूसरी लड़कियों के साथ भी कैसे घुल मिल जाता है, इसकी बातों पे मैं कैसे यकीन कर सकती हूँ। यहाँ पे मॉम इससे पूछ रही होती हैं कि तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट का अरेंज कर लिया है मैंने। अगले लड़के का नाम बोनान होता है कि जब भी तुम्हारा दिल करे हम जाके उससे मिल लेंगे। कहती हो तो कल चले जाएंगे। ये भी कह देती है कि ठीक है मैं आपके साथ ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए तैयार हूँ। और ये सुन के तो यहाँ पे जू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नेक्स्ट ही दिखाया जाता है कि ये लोग ब्लाइंड डेट पे आ ही गए थे। अब सामने वाला लड़का था बोनान, सबके सामने तो बहुत ही इनोसेंट बन रहा होता है एंड इसकी तारीफ़ भी करता है कि मैंने तुम्हें डांस कंपटीशन में पहली दफ़ा देखा था, मुझे काफ़ी अच्छी लड़की लगी थी तुम। और यहाँ पे खुद को इंट्रोड्यूस करवाने लगा था। इन दोनों को छोड़ के तो दोनों की मॉम्स चली गई थी। ये उसे फर्स्ट गिफ्ट देता है, अभी देता ही है कि ऊपर से जू भी आ गया था। वो खुद को इंट्रोड्यूस करवाने लगा था। खैर बोनान तो उसे पहले से ही जानता होता है। वो जब भाई के लिए हाथ आगे बढ़ाता है उसे फुल इग्नोर कर देता है। खैर यहाँ पे इन दोनों के बीच टांग ना अड़ाता, ऐसे कैसे हो सकता था। जैसे वो लाइटर मांगता है कि मेरे पास नहीं है, क्या आप लोग मुझे दोगे, तो ये उसके लिए लाइटर जलाती है स्मोकिंग करने के लिए। तो इस बात से तो और ज़्यादा ही जेलसी हो रही थी। वो तो जू के सामने भी लाइटर करती है लेकिन वो साइड पे हो जाता है। स्मोकिंग से रेंची को थोड़ी एलर्जी हो रही थी तो इस वजह से बोनान बाहर आ जाता है। यहीं पे तभी इनकी नज़र पड़ती है कि कैसे दोनों मॉम्स के साथ साथ वैन भी आ टपकी थी कि पहले तो मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन आज तो पक्का पक्का मैं जू को कंपनी देने ही वाली हूँ। खैर यहाँ पे जब से बोनान जा रहा होता है तो रेंची कह देती है कि क्या आप मुझे घर ड्रॉप कर देंगे। उसे जाने की जल्दी थी और उन दोनों को साथ में जाते हुए देख के जू का बस नहीं चल रहा होता कि यहीं के यहीं पता नहीं वो क्या कर दे। अब जैसे कि वो इसे घर पे ड्रॉप करता है, इसके मुताबिक कुछ ज़्यादा बातें नहीं करता, तो यहाँ पे रेंची को लगने लगा था कि जैसे कि बोनान उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, इसका स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा हाई है। और यहीं पे फिर जू से भी मुलाकात हो जाती है जो कि पहले ही घर पे आ टपका था। यहाँ पे इससे बोनान के मुतालिक ही पूछने लगता है कि शायद कि तुम उसे पहली नज़र में ही पसंद करने लगी हो। तो ये कह देती है कि मेरे पसंद करने से क्या बनता है, वैसे भी मुझे लग रहा था कि जैसे बोनान ही मुझ में इंटरेस्टेड नहीं था। एंड ये कहती हुई इसके फॉर्म पे माहू मार के वो चली जाती है। और इस मैडम को शक होने लगता है कि ज़रूर इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो चल रहा है। फॉरेन से रेंची का बायोडाटा निकलवाने का इसने कह दिया था अपनी किसी दोस्त को। ये हॉस्टल आ जाती है और सामान समेटने लगी थी कि मुझे अभी इधर रहने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने लिए कोई और रेंट हाउस का अरेंज कर लेती हूँ। और इसे एक घर मिल भी गया था। अपना सामान लेके ये उधर ही शिफ्ट हो चुकी थी। फिर एक पार्टी में दिखाया जाता है, वहाँ पे इसको बॉस तो यही कह रहे होते हैं कि जैसे कि पिछली दफ़ा
मिस्टर जू के दिल में जगह बना ली थी, वैसे अब भी करना है। जाओ उन्हें टोस्ट करो, ड्रिंक। हमारी उनके साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। जू के साथ साथ तो वैन भी इधर ही टपकी होती है, वो तो बस इससे चिपकी ही जा रही थी, साइड पे तो बिल्कुल भी नहीं होती। अचानक ही इसके कान में इसका असिस्टेंट कुछ बोलता है, जिसकी वजह से कि जू को वहाँ से जाना पड़ गया था। और ये इसे टीज़ करने से बाज नहीं आती। इसने उसका सारा बायोडाटा निकलवा लिया था कि तुम्हारे पापा ने काफ़ी सारी मिस्ट्रेसेस बनाई हुई थी और उसके क्या क्या गंदे ताल्लुकात थे, तभी तो तुम्हारी मॉम कोमा में चली गई और तुम्हें भी फिर तुम्हारे पापा अकेला छोड़ के इस दुनिया से ही रुखसत हो गए। ये उसे कहती है कि देखो मेरे पेरेंट्स के बारे में ऐसा मत बोलो। ये उससे बदतमीज़ी किए जा रही होती है, जैसे ये गिलास उठा के उसे मारने लगती है सामने से। फिर जू ने आके अपना हाथ आगे कर लिया था। वो यहाँ पे ये सारी सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट करने को बोलता है कि कुछ भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। इधर बॉस कह रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें क्या बोला था, मीन के तुमने जू के साथ ऐसा कर दिया। पता नहीं वो अब हमारे साथ प्रोजेक्ट पे डील करेंगे भी कि नहीं। ये खुश हो रही होती है कि मेरी खातिर अपने बाजू पे जू ने चोट लगवा ली। वो कह देता है कि जैसे तुम समझ रही हो ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे दिल में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तभी ऊपर से असिस्टेंट आगे से बता रहा होता है कि कैसे वैन ने अपने किसी कज़न को हायर किया। वो ज़रूर आज के दिन शायद के जेलिसी की वजह से सबक सिखाना चाहती है रेंची को। हमें कुछ करना पड़ेगा। इधर बॉस ने इसकी जिसके साथ डेट का अरेंज किया हुआ था वो वही उसका कज़न ही होता है वैन का, वो जो कि बहुत ज़्यादा इससे बदतमीज़ी करने लगता है। इससे पहले कि मज़ीद इसे नुकसान पहुंचाता, ऊपर से हमारा हीरो आके उसे एक लात रसीद करता है एंड देन इसे उठाता हुआ वहाँ से सीधा इसके घर पे ही आ जाता है कि अच्छा तो तुमने अब अपना ठिकाना यहाँ पे बना लिया है। मैं जो भी कह रहा हूँ कि मेरे साथ घर पे चलो, हम मतलब अपना रिलेशनशिप सबके सामने एक्सपोज करते हैं, लेकिन ये मना कर रही होती है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे अपनी लिमिट्स का पता है। लेकिन वो कहाँ हार मानने वाला था। जैसे इसके क्लोज आता है पहले तो ये उसे धक्का देती है, वो तो इससे दूर बिल्कुल नहीं रहने वाला था। अचानक ही इसे कॉल आ जाती है इसकी मॉम की, जो कि दोनों को घर पे ही बुला रही थी। नेक्स्ट ही दिखाया जाता है कि दोनों पहुंच आए होते हैं, स्पेशली कि पापा इनसे मिलना चाहते थे। यहाँ पे मॉम जू के सामने डिस्कशन कर रही होती है कि शायद वो नैन तो इसमें इंटरेस्टेड नहीं था, मुझे खुद ही बताया था रेंची ने। लेकिन हाँ एक और लड़का है, मुझे उम्मीद है कि उनका स्टेटस भी अगर उसके साथ रिश्ता हो गया रेंची का तो ये तो और ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। उस लड़के का नाम था चेंग और बस थोड़ा सा क्रिपल था। ये कहते हैं कि उस बात से कोई भी इशू नहीं बनेगा। वैसे भी उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें भी मौका मिलेगा कि कंपनी में बहुत जल्दी कंपनी की सीट तुम ही संभाल लोगे। अब यही सारी बातें तो रेंची ने सुन ली थी और थोड़ी सी अपसेट भी हो जाती है कि जब इन लोगों को कोई मसला नहीं है, इतने सारे इन लोगों ने मुझे अपने पास रखा, तो अब इनकी ये फेवर लौटाने का टाइम आ गया। जहाँ पे भी ये मेरी बिज़नेस मैरिज करवाना चाहती हैं मैं भी कर लूँगी। अब क्या ही कह सकती थी बेचारी। हालांकि जू तो कहता भी है कि वो क्रिपल है और मुझे भी वो कोई ख़ास अच्छा लड़का नहीं लगा, तो अच्छी बात होगी कि हम ना करें, लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। ऊपर से ये भी आके कह देती है कि नहीं आप लोग जहाँ भी मेरा रिश्ता करवाना चाहते हैं मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है। ये अब बाद में आके उसे कह देता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही थी, शायद कि मुझे तंग करने के लिए ऐसी हरकतें करती हो ना। मतलब मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ और वो क्रिपल लड़का जिसे कि शायद तुमने अभी तक देखा भी नहीं है उसके साथ शादी करने के लिए मान गई हो। फिर वो चाहे जितनी बातें कर लेता इसे तो कोई भी एतराज़ नहीं रहा था। नेक्स्ट मॉम इसे एक ऑक्शन में लेके आ जाते हैं जहाँ पे कि वो लड़का चेंग भी पहुँचा ही हुआ था। मॉम इसे उससे इंट्रोड्यूस करवाती हैं एंड खुद वहाँ से साइड पे चली गई थी। और ये साहब होते हैं एक नंबर के ठरकी बंदे, शक्ल से ही काफ़ी ज़्यादा ही बुरा लग रहा था। और इससे पहले कि वो इस बेचारी से बदतमीज़ी करता, ऊपर से बोनायन आके इसकी हेल्प कर देता है, वो भी ऑक्शन में आया ही हुआ था। यहीं पे जैसे एक दूसरे से हेलो हाई कर रहे होते हैं, ऊपर से जू भी आ जाता है। उसे भी टेंशन हो रही थी रेंची की। खैर वैन भी इधर टपकी ही होती है। आज के दिन तो जू ने इसे सबक सिखाने का फैसला कर ही लिया था। अब जिस सीट पे के ये चेंग साहब बैठ रहे होते हैं दरमियान में रेंची होती है, तो उसके साइड पे आके तो इधर बोनायन भी बैठ गया। यहाँ पे जिस नेकलेस की बिडिंग हो रही होती है उसमें तो ये तीनों ही पार्टिसिपेट करने लगे थे। इसे तो यही लग रहा होता है कि अगर तुम्हें ये पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए इसे बाय कर सकता हूँ, लेकिन एंड पे
सिर्फ और सिर्फ हमारा हीरो ही इसे जीत पाता है। सारे उसे कॉन्ग्रेचुलेट बोलने लगे थे। अब मॉम तो इसे कहती हैं कि जितना जल्दी हो सकता है चैंग के साथ अपना रिलेशनशिप स्टार्ट कर लो, और उसे ये कहना कि वो तुम्हें घर पे ड्रॉप कर लेगा। वो खुद तो वहाँ से चले गए होते हैं। खैर इससे पहले कि वो इसे घर पे ड्रॉप करने के लिए जाता, तभी ऊपर से बोनैन आ जाता है। तो ये बोनैन के साथ ही वहाँ से चली गई थी। अब इसे तो वैन के सारे करतूतों का पता ही होता है। वो समझती है कि ये नेकलेस क्या आपने मेरे लिए बाय किया? तो वो कह देता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे लिए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बाकी आज के दिन उससे अपना रिश्ता ज़रूर ख़त्म कर लेता है कि तुम्हें क्या लगा था कि जैसे कि मुझे पता नहीं चलेगा कि अपने कज़न को रेंची को नुकसान पहुंचाने के लिए तुमने उसके बॉस के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट किया था, और तुम तो एक नंबर की गोल्ड डिगर हो, इसलिए मुझसे शादी करना चाहती हो। ऐसा तो कभी ज़िंदगी में हो नहीं सकता है। इसने तो वैन को साइड पे ही कर दिया होता है कि आइंदा के बाद हमसे कोई भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश मत करना। बोनैन जैसे इसे घर पे ड्रॉप करने के लिए जाता है तो ये कह देती है कि पिछली दफ़ा तो हमारी ब्लाइंड डेट से ही नहीं गई थी, इसलिए मॉम ने मुझे दूसरे के साथ ही ब्लाइंड डेट पे भेज दिया था। मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आया, लेकिन शायद मैं भी आपके स्टैंडर्ड्स पे पूरा नहीं उतरी थी। वो कह देते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो तुम काफ़ी अच्छी लगी थी पिछली दफ़ा भी। अब जैसे वो उसे छोड़ कर जाता है, ये रूम में आती है तो सामने से हमारा हीरो ही मौजूद होता है, जो कि नेकलेस इसके लिए उसने बाय किया था, फौरन से इसे पहना देता है। दोनों को मम्मी पापा ने बुलाया था, ये वहाँ पे आ जाते हैं। खैर यहाँ पे मॉम को खुशी हो रही होती है कि मैं पहले ही जानती थी कि मेरा बेटा ज़रूर तुम्हारे लिए ये बाय कर रहा है, क्योंकि वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा लव जो करता है। वो तो यही समझती हैं कि एज अ सिस्टर इसे पसंद करता है। यहाँ पे पापा ने तो ठान ही ली होती है कि चाहे जो हो जाए तुम्हारी शादी हम करवा के ही रहेंगे चैंग के साथ। ये कहती भी है कि मैंने उसके साथ नहीं करनी, मुझे वो कोई ख़ास अच्छा नहीं लगा। वो समझते हैं कि शायद क्रिप्पल होने की वजह से ये ऐसी बात कर रही है। मॉम इसे समझाती हैं कि देखो बोनैन पिछली दफ़ा भी तुम में कोई ख़ास इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था, उसकी फैमिली भी थोड़ी सी लो थी, लेकिन ये बहुत ही हाई स्टेटस रखते हैं चैंग लोग, अच्छा ही होगा कि तुम इनकार मत करो। अब अपनी मॉम की खुशी की खातिर ही कह देती है कि चलो ठीक है, जैसा आप चाहती हैं मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। अब इसे डराने के लिए तो चैंग की एक वीडियो जू ने सेंड कर दी थी, जिसमें कि एक लड़की पे बहुत ही जुल्म सितम कर रहा था, और ये देख के ये काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। अब जू ने तो इसलिए सेंड की थी कि कल को देखो वो इससे मिलने के लिए आते हैं तो ये रिश्ते से इनकार कर दे, कुछ खुद भी हिम्मत इकट्ठी करे। चाहे जो भी है, मैं हमेशा तो इसकी इन कामों में मदद नहीं कर सकता हूँ। अगले दिन चैंग की पूरी फैमिली ही रेंची का रिश्ता मांगने के लिए उसके घर पे मौजूद होती है। जैसे वो टी सर्व कर रही थी, एक बहाने से चैंग इसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, बट ऊपर से जू ने आके इस सारी सिचुएशन को संभाल लिया था। वो तो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ होता है, और यहाँ पे जैसे ही ये उससे अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है कि आप ही मेरे होने वाले ब्रदर इन लॉ हो, वो कहाँ मानने वाला था कि फ़िलहाल तो आप लोगों की इंगेजमेंट भी नहीं हुई है, तो मैं ये कैसे मान लूँ। कहता है कि कोई नहीं, वो भी हो ही जाएगी। चैंग को तो पूरा यकीन होता है कि अब तो इनका रिश्ता पक्का हो ही जाना है, लेकिन ये आगे से उसे फुल जवाब दे रहा होता है कि ऐसा मेरे होते हुए तो नहीं हो सकता। ये थोड़ा सा घबरा रही होती है, क्योंकि इसे चैंग की असल पर्सनैलिटी का पता जो चल गया था कि ये लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करता है। अब यहाँ पे इसे थोड़ा सा घबराया हुआ देख के मॉम भी परेशान लग रही होती हैं कि आज रेंची को हो क्या गया, वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। और ऊपर से अपने बेटे का रवैया भी ने कुछ खास अच्छा नहीं लगा था कि बोनैन के साथ तो ये अच्छे से बात कर रहा था, अब चैंग के साथ क्यों नहीं। खैर वो तो अब इन सब से एक्सक्यूज़ करता हुआ साइड पे चला जाता है। अब जैसे ही उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, ये हाथ छुड़ा लेती है कि मैंने भी अपनी ड्रेस चेंज करनी है, क्योंकि उसके ऊपर रिंग जो लग गई है। जैसे ही रूम में पहुंचती है, सामने से ऑलरेडी जू मौजूद था। अब इसे पता चल जाता है कि जो चैंग की वीडियो थी वो जू ने ही सेंड की थी। पूछ रहा होता है कि तुम्हें डर नहीं लगा आज उससे। खैर ये तो उसकी हेल्प भी मांग रही होती है कि जैसे तैसे करके मेरी उससे जान छुड़ा लो। दोनों के बीच अभी यही डिस्कशन चल रही थी। ये तो कह देते हैं कि इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए, उसके बाद ही मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ, वरना नहीं। ऊपर से ये साहब भी इसे ढूंढते ढूंढते पहुंच ही आए थे। वो एक्सक्यूज़ करता हुआ जाने लगता है तो यहाँ पे इसने रेंची का हाथ पकड़ लिया था, और उसे तो सारी समझ आ जाती है कि इसके और जू के बीच कुछ ना कुछ तो चल रहा है, और ये अभी भी वर्जन बाकी नहीं बची है।
यही कह रहा होता है कि देखो मैं फिर भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे इतने भाव क्यों दिखा रही हो यहाँ पे। तो इस बेचारी को इससे पहले के गला दबा के मारने की कोशिश करता, ऊपर से जू ने आके एक जोर का थप्पड़ इसे मार दिया था कि तुम्हारी मेरी बहन को टच करने की हिम्मत भी कैसे हुई। लगता है कि अभी भी तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा, आइंदा के बाद ऐसा करके तो दिखाना, बाकी रही रिश्ते की बात वो तो कभी हो नहीं सकता। इसने फिलहाल तो चैंग को यहाँ से भगा दिया था। जू भी रेंजी को भी तसल्ली ही देने लगा था कि मैं हमेशा तो तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा, फर्ज करो तुम्हारी इस मनहूस के साथ शादी हो भी जाती है तो फिर खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर पाओगी, बाकी सोच समझ के तुमने खुद ही फैसला करना है। और ये कहता हुआ वो तो वहाँ से साइड पे ही जाने लगा था। पीछे से ये साहब फिर से उससे बात करने के लिए आ जाते हैं और ये डर के मारे घर से ही भाग गई थी। अब सारे परेशान हो गए थे, रेंजी को क्या हो गया। ये भाग के इसके पीछे आती है कि मैंने आपके साथ ही आना है, आपको जो भी चाहिए या जो भी करने को बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस एक दफ़ा मेरी इस रिश्ते से जान छुड़ा लें। अब मॉम के सामने वो इसे प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट भी के देखें ये अब इधर शादी नहीं करना चाहती है तो आप क्यों ज़बरदस्ती कर रही हैं। वो एक क्रिपल है एंड साथ में अच्छा इंसान भी नहीं है। एंड ये कहने के बाद ही रेंजी को गाड़ी में बिठाता हुआ वो वहाँ से चला जाता है। और मॉम अब चैंग की फैमिली से एक्सक्यूज़ कर लेती हैं कि एक्चुअली में उसे हॉस्टल में कोई काम आ गया था तो इस वजह से जाना पड़ गया। ये तो सीधा उसे घर पे ही लेके आ गया था कि तुम यहाँ पे रेस्ट करो, बाकी सारी चीज़ें मैं खुद ही संभाल लूँगा। उसे उधर छोड़ के जैसे ही घर वापस लौटता है तो यहाँ पे मॉम और डैड भी हैरान होते हैं कि अगर तुमने ये सब कुछ क्यों किया। यार ये कहता है कि मैं जस्ट उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था, उससे इस वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। और बाकी आप लोगों को लगता है कि एक बड़ी कंपनी के साथ ही हमारा अगर रिश्ता होगा तो तभी ही मैं कंपनी का CEO बनूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो मेरे इसके ग्रैंडपा हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं उन्होंने मुझे कंपनी संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का फैसला कर लिया है, सो इस बात को लेके आप टेंशन मत लें। अब ये न्यूज़ में देखती है कि जू ने कैसे उस चैंग को सबक सिखा दिया था कि वो लड़कियों पे जुल्म सितम करता था, जिसकी वजह से कि उसे तो जेल होने वाली थी। अब इसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता कि इसका मतलब है कि जू ने अपना प्रॉमिस पूरा किया है। वो जैसे ही घर पे आता है दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं जैसा कि उसने करने को बोला था। अगले दिन इसे सोते हुए देख रहा होता है, या अब अपनी मॉम की बातों को भी याद कर रहा होता है जो कि उन्होंने इससे प्रॉमिस लिया था कि एक शर्त पे मैं मानूंगी कि रेंची की शादी चैंग से नहीं होगी। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, हम नहीं करते हैं उसकी शादी उसके साथ, लेकिन तुम्हें हुआ फैमिली में अपना रिश्ता ज़रूर बना के रखना, चाहे जो हो जाए। वो एक हाई स्टेटस रखते हैं, उसके लिए तुम्हें आगे फ्यूचर में भी आसानियाँ ही होंगी। तुम अब कंपनी के CEO बनने वाले हो। और ये भी अपनी मॉम की बात मान लेता है कि ठीक है। इतने में रेंची की भी आँख खुल ही चुकी थी और वो अपनी इतनी सारी हेल्प करने पे इसे थैंक यू बोल रही होती है। वो तो कहता है कि अब से तुम घर पे ही रहोगी, मेरा वेट करना, मैं एक आधा काम निपटा के ही वापस आता हूँ। इधर ही बोनैन को भी दिखाया जाता, अब जो कि चैंग को सबक मिल चुका था। अब इधर ही हमें मालूम होता है कि इसकी तो सबसे बड़ी दुश्मनी किसी और के साथ नहीं बल्कि जू के साथ ही है। इसने हर हाल में रेंची से शादी करने का फैसला कर लिया था कि चाहे जो हो जाए उसका ही मैं यूज़ करूँगा, देखना कि मैं उस फैमिली को कैसे डिस्ट्रक्ट करता हूँ। इसकी मॉम कह भी रही होती है कि नहीं अब तुम रिवेंज मत लो, मतलब मना कर रही होती हैं, लेकिन ये कहाँ बाज आने वाला था। अब आखिर को मामला क्या है वो तो हमें आगे चल के ही मालूम होगा। रेंजी को हॉस्पिटल से कॉल आती है कि कोई इसकी मॉम से मिलने के लिए आया है। ये भाग के पहुँचती है तो सामने से इसके स्टेप मॉमी खड़ी होती हैं जो कि इससे पैसे ही मांग रही थी कि वैसे भी तुम तो अब जो फैमिली में ही होती हो, तुम्हारे पास पैसों की क्या ही कमी हो सकती है। तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट हो रहा है, तुम्हारे पिता मुझे और तुम्हारे छोटे भाई को अकेला ही छोड़ के तो इस दुनिया से चले गए, हमें कुछ नहीं मिला, तुम ही अब हमें पैसे दोगी, वरना कि हमने जो फैमिली की भी रेपुटेशन ख़राब करके रख देनी है। उसके बाद जो भी होगा तुम्हारे साथ तुम खुद ही भुगतती रहना। अब ये मना कर रही होती है कि ऐसा मत करें और ये कह रही होती है कि मुझे पैसे दोगी तो ठीक है, मैं किसी को कुछ भी नहीं कहूँगी। इस सारे मामलात को देखते हुए ऊपर से बोनैन आ जाता है जो कि इसे पैसे देने के लिए तैयार था कि बस एक दफ़ा तुम नैन्सी की जान छोड़ दो। वो वहाँ से चली जाती है, अब अपनी हेल्प करने पे थैंक यू बोल रही थी। वो तो कह देता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। या मना करती है कि नहीं अभी मुझे
जू लेने के लिए आ जाएगा। उसे कॉल मिलाती है, लेकिन सामने से लड़की जिंग जिंग, जो कि हुआ फैमिली की ही छोटी बेटी है, उसने कॉल को काट दिया था। सो हमारे हीरो को पता नहीं चलता कि इस वक्त रेंची की कॉल आई थी। इसने उसके साथ जस्ट डील की होती है कि तुम मेरी अच्छी फ्रेंड हो, तो इसके लिए सबके सामने तो हम ये कपल बनने का नाटक कर सकते हैं, जैसे कि मैं वाकई में तुमसे शादी कर रहा हूँ, बस मुझे एक दफ़ा कंट्रोल मिल जाए कंपनी पे, ये भी सारा डील ख़त्म हो जाएगी। उसने भी इसकी बात मान ही ली थी। इधर इन साहब ने इसे शादी के लिए ही प्रपोज कर लिया था एंड ये भी कह रहा होता है कि मैं वाकई में तुमसे बहुत ज़्यादा लव करता हूँ। पहले मैं मानता हूँ मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें इग्नोर किया था, बट अब नहीं, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, तुम्हें जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी मैं हर हाल में पूरा करूँगा। ये सब देखते हुए अब रेंची भी मान ही जाती है कि वैसे किसी ना किसी से तो शादी करनी है, तो यही मुझे जेंटलमैन लग रहा है, तो यही क्यों नहीं। बस इस तरह से उसने इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था। अब जब तक के जू रेंची को देखता हुआ उसके रेंटल घर पे पहुंचता है, सामने से कोई और ही लड़का आता है जो कि बता रहा था कि जो पहले लड़की रहती थी वो अब इस घर को छोड़ के जा चुकी है। ये उसे कॉल मिलाता है, वो रिसीव नहीं कर रही होती। इसे टेंशन नहीं हो रही होती है कि पता नहीं उसे हो तो हो क्या गया। अचानक ही ऊपर से जिंग जिंग आके बताती है कि तुम्हारी बहन एंड बोनैन दोनों ही घर पे हैं। अब उन्होंने अपने रिश्ते को एक्सपोज कर दिया था, ये कि दोनों शादी करना चाहते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये सारा कुछ सुन के खुशी हो रहे होते हैं इसकी फैमिली के, चलो ठीक है हमारी बेटी को एक अच्छा रिश्ता मिल गया। ये तो उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें देने के लिए ही तैयार था, और यहाँ पे ये साफ मना कर रहा होता है कि मेरे होते हुए रेंची किसी और से शादी नहीं कर सकती है। ये काफ़ी चीखता चिल्लाता है। इसकी पूरी फैमिली हैरान होती है कि अचानक इस जू को हो तो हो क्या गया। वो अभी भी इन पे गुस्सा करता हुआ वहाँ से साइड पे चला जाता है। बाकी इन्वेस्टिगेशन उसने करवा ली थी, जिसके थ्रू कैसे पता चल जाता है कि रेंची के दिल में आखिर को उन साहब ने कैसे जगह बनाई है। बोनैन तो पहले से ही रेंची की मॉम को जानता था और वो सारा नाटक उनके सामने ही किया था, जैसे कि उसने वाकई में उन मैडम को पैसे दे दिए थे और इस तरह से उसने रेंची की हेल्प कर ली थी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। इसे तो ये भी पता चलता है कि जो बोनैन है वो इसका स्टेप ब्रदर है। इसके पापा की एक मिस्ट्रेस थी, शायद पहले फियांसी थी, उनकी शादी नहीं हुई थी लेकिन उन्होंने कंसीव किया था। उसके बाद इसके पापा की इसकी मॉम से शादी हो गई और उन्होंने अपनी उस फियांसी को छोड़ दिया, जैसे भी था उनकी फैमिली का मैटर था। और अब बोनैन बदला लेना चाहता था अपने पापा से कि उन्होंने कभी भी उसे अपना बेटा नहीं समझा और ना ही उसकी फैमिली के साथ दोबारा से कांटेक्ट करने की कोशिश की, कि हमेशा ही ज़िंदगी में सब कुछ तो जू ले गया और उसे कुछ नहीं मिला। इसी बात का वो रिवेंज लेना चाहता था इन सभी से। ये बात तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ही शॉकिंग होती है कि मेरे पापा ऐसे निकलेंगे, मैं नहीं जानता था। यहाँ पे मॉम इसे रेडी कर रही होती हैं कि आज इसकी बोनैन के साथ ही इंगेजमेंट हो रही थी और ऊपर से वो आकर ये सारा कुछ रोकने की कोशिश करता है। कहता है कि तुम बस मेरी साइड पे ही रहो, किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी इसका हाथ आके बोनैन ने साइड पे कर दिया था कि अब से ये सिर्फ और सिर्फ मेरी ही होने वाली वाइफ है और मैं यहाँ का होने वाला सन इन लॉ, सो इसलिए इन सारे मामला से दूर रहो, हमारे बीच आने की ज़रूरत नहीं है। वो अब इसे कहता है कि मैं बाहर, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, मैं तुम्हारे आने का वेट कर रहा हूँ। अचानक इसे हॉस्पिटल से न्यूज़ मिलती है कि इसकी मॉम को कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया गया है और इसे समझ आ जाती है कि ज़रूर ये किया धरा जू का ही होगा। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है। सबके सामने ही जाके उसे थप्पड़ मार देती है कि बताओ कि मेरी मॉम किधर है। वो तो बैग इसे किस कर लेता है एंड अपनी पूरी फैमिली के सामने इसे उठाता हुआ वहाँ से चलता बनता है। बोनैन को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कभी भी अपना रिवेंज इन लोगों से नहीं ले पाऊँगा। इधर घर पे आके ये कहती है कि मुझे छोड़ो, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरी मॉम को कहीं और ट्रांसफ़र कर दोगे। वो कहता है कि ये सब कुछ मैंने इसलिए किया है ताकि तुम्हारी मॉम सेफ रह सके और उनका ट्रीटमेंट आज से मैं ही करवाऊंगा, ना कि मेरे मॉम डैड। तुम्हें इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो वाकई में इसे इतना लव करता था, इस बात का अंदाज़ा तो इसे हो ही चुका होता है। वो इसे यहाँ पे रुकने का बोल के चला गया था, पीछे से इसे वॉमिट होने लगती है। अंदाज़ा हो जाता है कि ओह ये तो प्रेग्नेंट है। इधर कंपनी में भी कुछ मामला चल ही रहे होते हैं और इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से जू ने हैंडल कर लिया था। जिस तरह के ये इन सारे मामलात को देख रहा होता है, कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स भी यहाँ पे सेटिस्फाई नज़र आ रहे होते हैं कि यही इधर का फ्यूचर बॉस बने, तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं था।
बोनैन के पीछे पुलिस लगी हुई होती है क्योंकि इसने भी करप्शन की ही हुई थी और इलीगल काम भी। और यहाँ पे ये तो यही सोच रहा होता है कि जब तक कि मैं अपना पूरा बदला नहीं ले लगता हूँ जू फैमिली से, तब तक तो मैं पुलिस स्टेशन बिल्कुल नहीं जाने वाला। ये उनसे चुपके ही फिर रहा होता है। मॉम इसे समझाती भी हैं कि इन सारी बातों को छोड़ो, लेकिन ये कहाँ मानने वाला था। इधर मॉम इसके पास पहुँच रही होती हैं कि हमेशा ही तुम ट्रबल्स को ही क्रिएट करते रहते हो। वो तो इसकी शादी हर हाल में हुआ फैमिली में करवाना चाहती थी। ये जिंग जिंग से, जिंग जिंग भी वहाँ पे खड़ी होती है। वो तो फुल रेडी होती है, उसे तो अपनी डील तक भूल गई थी, लेकिन ये साफ मना कर रहा होता है कि अगर मैं शादी करूँगा तो रेंची से, अदरवाइज किसी और से नहीं। और ये कहता हुआ सीधा पहुँचता है रेंची के पास। रेंची ने इसे बुलाया था बताने के लिए कि ये उसके बच्चे का बाप बनने वाला है, लेकिन उससे पहले इसे कॉल आ जाती है। इमरजेंसी में उसे वहाँ से जाना ही पड़ गया था। ये कहता है कि आज तो मैं जिंग जिंग से अपने सारे जो भी डील की थी ख़त्म करके ही आऊँगा, तुम बस मेरे आने का वेट करना। ये जेलिस फील कर रही होती है। वो इसे अपना एक प्राइवेट मोबाइल पकड़ा देता है कि इसी पे ही मैं तुमसे रब्ता करूँगा, बस मेरा इंतज़ार करना, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मुझे कॉल भी कर लेना। वो वहाँ से चला गया था। ये सोच रही होती है कि जैसे ही वो वापस आएगा तभी मैं उसे बता दूँगी। और ये गुड न्यूज़ तो वो सुन के कितना खुश हो जाएगा। अब यहीं पे जू की मॉम की एंट्री हो जाती है। उन्हें मालूम हो गया था कि ये कहाँ पे स्टे कर रही है। मॉम तो यही कह रही थी कि अब तक के हम तुम्हारी सारे एक्सपेंसेस बर्दाश्त करते आए हैं, तुम्हारी मॉम का भी मेडिकल ट्रीटमेंट होता रहा है, क्या बदले में मेरा एक काम नहीं करोगी कि मेरे बेटे की लाइफ से चली जाओ हमेशा हमेशा के लिए। परंतु इसके अब्रॉड जाने की टिकट वगैरह भी कटवा ही ली होती हैं कि देख लो, मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरा कहा मान लो। और ये सोच में पड़ जाती है कि अब मैं क्या करूँ। इधर जिंग जिंग तो फुल रेडी होती है इससे शादी करने के लिए। ये साफ मना कर देता है कि जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब ये काफ़ी सारी कॉल्स मिलाता है, लेकिन आगे से रेंची पिक ही नहीं कर रही होती। उसे टेंशन हो रही थी कि वो किधर चली गई। मॉम ने तो इससे मोबाइल भी ले लिया था एंड इसे यहाँ से भेज दिया होता है जब तक कि जू इधर पहुँचता है। वो तो मॉम डैड पे गुस्सा करने लगा था कि मुझे बता दें कि इस वक्त वो किधर है, वरना कि मैंने अपने साथ ही कुछ कर लेना, फिर बाद में आप लोग अफसोस ही करते रहना। और ये कहता हुआ वहाँ से साइड पे ही चला जाता है कि आप लोगों को तो मेरा कोई भी एहसास नहीं है, अगर मुझे ज़िंदा देखना चाहते हो तो फ़ौरन से मुझे बता दो कि इस वक्त रेंची किधर गई है। अब जो कि उसके पापा ने मिस्ट्रेस बनाई हुई थी, ये सारे लफ्ज़ भी उसके मुंह से निकल गए थे एंड मोम को भी मालूम हो जाता है। वो अब अपने पति पे भी गुस्सा करती हैं कि ओह तो अच्छा, तो बोनैन आपका बेटा था और ये सारा कुछ आप जानते थे, लेकिन फिर भी आपने मुझे नहीं बताया। खैर अब जो होना था वो तो हो ही गया। इनके बीच भी थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाता है। अब इसे मालूम होता है कि जैसे ही रेंची अब्रॉड जा रही थी, रास्ते में उसे किसी ने किडनैप कर लिया और उसे पकड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि बोनैन ही होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, बस बदले में मेरा एक काम ही करना होगा तुम्हें। तुम्हारी तो दुश्मन वो लोग हैं ही सही, वो इसलिए हैं क्योंकि तुम्हारे पापा ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि जो के पापा ने उन्हें फोर्स किया था कि वो खुद की जान ले ही ले। उसके पास एक टेप रिकॉर्डर भी होता, वो सारी बातें सुनवा देता है कि अगर वो फ़र्ज़ करो अपने करतूतों की वजह से जेल चले भी जाते, लेकिन उन्हें फांसी तो नहीं होनी थी, सज़ा काट के बाहर आ जाते, लेकिन अगर वो मरे हैं तो उसके पीछे जू फैमिली का ही कसूर है। क्या तुम मेरी तरह बदला नहीं लेना चाहती हो उनसे? वैसे ये मेरे पास जो रिकॉर्डर है ये फेक है, तुम जो असल वाला है वो मिस्टर जू के पास ही है, वही लेके आओगी। अगर मेरा काम मान लोगी तो तुम्हें ज़िंदगी में आसानी ही होगी। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ही जू आ गया था, जो कि इसे अपने साथ घर चलने को ही बोलने लगा था और ये भी मान जाती है। और घर पे आने के बाद पापा से बातों ही बातों में पूछने की कोशिश तो करती है कि आपको तो मालूम ही होगा कि मेरे डैड की डेथ कैसे हुई। वो स्टिल नहीं मान रहे होते। अब तो पक्का इसने उनसे बदला लेने का सोच ही लिया था कि ये नहीं मान रहे हैं खुद से, तो कोई बात नहीं है, अब रिकॉर्डर दिखाऊंगी तो खुद ही ये साहब पुलिस स्टेशन जाएंगे। ऊपर से मॉम आ जाती है कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि यहाँ से चली जाओ, फिर वापस क्यों आ गई हो। ये बता देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुन के तो अब वो तो एकदम शॉक्ड ही रह गई थी। एंड यहाँ पे तो जू की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो तो इस बेबी को अपनाने के लिए फुल तैयार था। ये चुपके से पापा के रूम में आती है, सेफ में से वो रिकॉर्डर तलाश करने के लिए कि बस एक दफ़ा मिल जाए।
वो तो सीधा जेल में ही जाएंगे। पीछे से पहुंच आता है जू। ये समझती है कि अपने पापा को बचाने के लिए वो मुझे यहाँ पे रोकने की कोशिश करेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो तो इसका साथ देने के लिए तैयार था। ऊपर से मॉम आ जाती है। हालांकि उन्हें भी सारी सच्चाई का पता ही होता है कि वैसे भी तुम्हारे पापा मेरे हस्बैंड के नाम पे पता नहीं क्या क्या काम करते रहे थे, तो गिल्ट में आके ही उन्होंने खुद को मार दिया था और कोई बात नहीं थी। बुनैन ऐसे ही तुम्हें भड़का रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन पापा कह देते हैं कि तुम्हारा जो दिल करता है, जिससे तुम सेटिस्फाई होते हो, अगर मुझे जेल में देखना चाहती हो तो ठीक है, कर लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और ये वहाँ से चली जाती है। मोम तो इमोशनली हो गई थी कि इसने मेरा कहा नहीं माना। ये तो बाहर आकर उसे कह देता है कि मैं तुम्हारे आने का वेट करूंगा, जो भी तुम फैसला करोगी मैं तुम्हें हर हाल में सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। ये अब उसे गुड बाय कहते हुए चली जाती है। पीछे से पापा भाग के आते हैं कि अरे तुमने उसे रोका क्यों नहीं, वो टेप रिकॉर्डर तो यहीं पे भूल के गई है। असल में वो खुद जान के ही उधर छोड़ के गई थी। अब सीधा पहुंचती है बुनैन के पास, जो कि इससे वही रिकॉर्डर मांग रहा था कि लेके आई हो कि नहीं आई। ये साफ कह देती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने कोई भी बदला नहीं लेना है। वैसे भी मेरे पापा ने जो किया था उसकी सज़ा तो उन्हें मिलनी ही थी, सो उन्होंने ले ली। और बाकी जो कि तुम मेरा यूज़ कर रहे थे, इस बात को मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। तुम्हें क्या लगता था कि जैसे कि तुमने मुझ पर दया दिखाई और उस वक्त मेरी स्टेप मॉम को पैसे दे दिए थे, मैं तुम्हारी उन सारी बातों पे यकीन कर लेती? बिल्कुल भी नहीं। मैंने इन्वेस्टिगेट करवाया था, मुझे पता चल गया था कि तुम अपने बाइजू से बदला लेना चाहते थे कि उसे ज़िंदगी में इतनी आसाइशें क्यों मिली, इसलिए मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। कि एक दफ़ा मैं शादी करके तुम्हारे घर में चली गई तो उसके बाद तुम उन सबको ही डिस्ट्रैक्ट करना चाहते थे, जो कि मैं ऐसा बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में नहीं होने दे सकती थी। इसकी मॉम भी ऊपर से आके बुनैन को समझा रही होती हैं कि देखो बेटा, रिवेंज लेना ही हर मसले का हल नहीं होता, इन सारी बातों को छोड़ दो। लेकिन वो कहाँ मानने वाला था, अपनी गन तक निकाल लेता। उसने तो इधर ना सिर्फ रेंची को बल्कि उसकी मॉम को ही पकड़ के रखा हुआ था कि आज देखते हैं कि किस किस की जान बचाता है जू। अब जू से जो कि वो करने को बोल रहा था, वो इवन के अपनी कंपनी तक उसके नाम करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन ये कहाँ मानने वाला था कि इस तरह से तो मुझे सुकून नहीं मिलने वाला। तो वो कहता है कि तुमने जो भी नुकसान पहुँचाना मुझे पहुँचा सकते हो, मेरी मॉम एंड वाइफ को छोड़ दो। लेकिन वो कहाँ छोड़ने वाला था। इधर जैसे ही इन पे गन का निशाना मारता है, आगे से पापा आ जाते हैं, उनकी तो यहीं पे डेथ हो गई थी। इसके बाद बुनैन ने भी खुद को ही शूट कर दिया था। लास्ट सीन में ही हमें जू एंड नैन्सी को ही दिखाया जाता है। यहाँ पे इन दोनों के रिश्ते को मॉम ने एक्सेप्ट कर लिया था और बहुत जल्दी इनका बेबी भी इस दुनिया में आने वाला होता है। इसी के साथ ही हमारे इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।